स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। दिस इज दीक्षा पाल। आज मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ एक नई वीडियो के साथ में एंड नए सब्जेक्ट के साथ में। आज हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इज आल्सो नोन एज द पीडियाट्रिक, जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग 5th सेम में आता है। आज हम आपको यूनिट पढ़ाएंगे 3rd हमारे पीडियाट्रिक की, एंड जो कि है नर्सिंग केयर ऑफ न्यूनेट्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम आपको बताते हैं। आज हम कवर करेंगे असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का असेसमेंट करेंगे। कौन कौन सा असेसमेंट करेंगे? स्किन असेसमेंट करेंगे और हेड असेसमेंट करेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। फादर ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, फादर ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है वो कौन थे? अब्राहम जोकब थे, जो कि हमारे एक अमेरिकन फिजिशियन है। एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज आल्सो नोन एज द पीडियाट्रिक। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को हम क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक भी बोलते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज आल्सो नोन एज द पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है? जो पीडियाट्रिक वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक का मीन्स होता है पीडियाट्रिक्स। पीडिया का मीन्स होता है चाइल्ड। पीडियाट्रिक में पीडिया का मीन्स होता है चाइल्ड, एंड आइटिक्स का मीन्स होता है ट्रीटमेंट करना। देन आइस का मीन्स होता है ब्रांच ऑफ साइंस। पीडियाट्रिक का है एक ब्रांच ऑफ साइंस है। चलते हैं डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन क्या है हमारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की? पीडियाट्रिक कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। जो पीडियाट्रिक है ये एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, जिसमें हम डील कर रहे हैं विद द केयर ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन टू अडोलसेंट पीरियड इन हेल्थ एंड इलनेस। इसका मीन्स है कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम डील करते हैं मेडिकल साइंस से। और किससे डील कर रहे हैं? हमारे केयर ऑफ चाइल्ड को फ्रॉम कंसेप्शन टू अडोलसेंट पीरियड तक, उसकी हेल्थ को, उसके इलनेस को क्या कर रहे हैं? इसमें डील कर रहे हैं। बच्चों, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब किया है कि पत्थर में बस एक ही कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं है, कि वो कभी पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी ये एक खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं है। बच्चों, हमारे कहने का तात्पर्य ये है आपसे कि अगर आप अपने किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो या फिर उस पे डटकर उस पे काम करोगे तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो आप इतना हार्ड वर्क करो कि आप उसको अचीव ही कर लो। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे घर की प्रॉब्लम, चाहे बाहर की प्रॉब्लम, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी है, लेकिन आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बस लगे रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे और बदल जाओगे। मतलब समझे आप? इस बात का मतलब ये था। चलिए चलते हैं हमारे न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन पे। फर्स्टली हम न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन होता क्या है आपको ये बताएंगे। फर्स्टली डेफिनेशन, इट इज आल्सो नोन एज द, इट इज अ सिस्टमिक एग्जामिनेशन। ये क्या है? ये एक सिस्टमिक एग्जामिनेशन है। काय का कर रहे हैं? फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल। इसमें हम फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। सिस्टमिक एग्जामिनेशन इज स्टेप बाय स्टेप। कैसे कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप। कैसे कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप। हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। कैसा? फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल। किसका कर रहे हैं? न्यूबॉर्न का। न्यूबॉर्न जो होता है वो कितने दिन का होता है? जो न्यूबॉर्न होता है वो 28 डेज का होता है। इट मीन्स 1 मंथ का होता है। कैसा होता है? 1 मंथ का होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ फर्स्टली क्यों कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या? उद्देश्य करने का। टू प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑफ इन्फेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वेलबींग। प्रोवाइड कर रहे हैं असेसमेंट को। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? इन्फेंट की स्टेट। जब इन्फेंट स्टेट होती है, इन्फेंट जो होते हैं वो कितने ईयर के होते हैं? बच्चों पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो न्यूबॉर्न होता है हमारा, वो जो होता है 1 डे का होता है। इट मीन्स 24 आवर्स का होता है। 24 आवर्स का होता है। और जो हमारा न्यू नेट्स होता है वो जो होता है वो हमारा 1 मंथ का होता है। कितना होता है? 1 मंथ का होता है। जो हमारे इन्फेंट होते हैं वो 1 ईयर के होते हैं। इन्फेंट जो होते हैं वो हमारे, इन्फेंट्स जो होते हैं वो हमारे 1 ईयर के होते हैं। कितने ईयर के होते हैं? 1 ईयर के होते हैं। और जो टॉडलर होते हैं, कौन? जो टॉडलर होते हैं, टॉडलर जो होते हैं 1 to 3 ईयर के होते हैं।
जो प्री स्कूलर होते हैं, जो प्री स्कूलर होते हैं वो जो होते हैं हमारे 3 to 6 ईयर के होते हैं, और जो स्कूलर होते हैं, जो स्कूलर होते हैं वो 6 से 12 ईयर के होते हैं। कितने? 6 से 12 ईयर के होते हैं। गॉट इट? मैंने आपको बताया कि कौन कितने ईयर का होता है एंड कितने मंथ का एंड कितने डे का होता है। एंड इसमें फर्स्टली हम क्या कर रहे थे, आपको बता रहे थे, हाँ, टू प्रोवाइड द असेसमेंट ऑफ इन्फेंट स्टेट। क्या कर रहे हैं? इन्फेंट की स्टेट पे क्या कर रहे हैं हम? असेसमेंट कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए करते हैं इन्फेंट पीरियड में, क्योंकि जो इन्फेंट पीरियड होता है उस टाइम पे बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड ऑफ द वेलबींग, और उसकी वेलबींग ये चेक करते हैं कि उसको कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है, उसकी हेल्थ को वेलबींग यानी वो अच्छे से सर्वाइव कर सके, इसलिए, और उसका असेसमेंट हम करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेंट पीरियड। देन टू डिटेक्ट एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, और डिटेक्ट करते हैं कोई डेविएशन तो नहीं है। नॉर्मल बेबी में हमें पता है क्या क्या कंडीशंस होती है, कैसा दिखता है, उससे कोई डेविएशन, इट मींस अगर उसको पैथोलॉजिकल जॉइंटिस तो नहीं हो रही है 24 आवर्स के बाद, ये देख सकते हैं। नॉर्मल बेबी जो होता है उस टाइम पे नहीं पता चलती है जॉइंटिस, लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होती है वो आफ्टर 24 आवर्स के बाद पता चलती है। देन टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड, और क्या कर रहे हैं हम इसमें? चाइल्ड की प्रोग्रेस को असेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस, यहाँ पे प्रोग्रेस वर्ड का मीन्स है उसकी ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को, उसकी लेंथ को, कब वो क्राउलिंग कर रहा है, कब वो चलना स्टार्ट कर रहा है, कब वो बैठना स्टार्ट कर रहा है, कब उसके टीथ आ रहे हैं, कब उसका बॉडी ऑर्गन कौन सा कितना ग्रो कर रहा है, कब वो वेट गेन कर रहा है, ये चेक करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंडिकेशन। हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है। इंडिकेशन, इट मीन्स संकेत। इंडिकेशन का मीन्स हिंदी में होता है संकेत। फर्स्टली फर्स्ट एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जामिनेशन करेंगे, सेकेंड एग्जामिनेशन करेंगे एंड थर्ड एग्जामिनेशन करते हैं। फर्स्ट एग्जामिनेशन हम कब कर रहे हैं बच्चों? ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एग्जामिनेशन हम कब कर रहे हैं? डिटेल्ड वन इन लेबर रूम। कब, कहाँ पे कर रहे हैं? लेबर रूम में। विद इन 2 hours आफ्टर द बर्थ, बर्थ हुई है बेबी की, और उसके 2 घंटे से मतलब 2 घंटे में ही उसका असेसमेंट करेंगे। क्या क्या असेसमेंट करेंगे? फर्स्टली हम वहां पे असेसमेंट करते हैं उसके रिफ्लेक्सेस जो क्या करते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसका हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे इन्वायरमेंट में, क्योंकि जो बेबी होता है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ से हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आता है। फर्स्टली हम उसका रेडिएंट वार्मर के थ्रू वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। देन उसके बाद हम उसके रिस्पायरेशन, इट मींस उसके एयर वे को मेंटेन करेंगे। देन उसके बाद हम उसकी सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग करने के बाद काफी कुछ होता है, हमने पढ़ा है उसमें, हमारी जो यूनिट है न्यूकन उसमें भी पढ़ा है। इसमें क्या बताते हैं? इसमें हम फर्स्टली हमने क्या किया? एनवायरमेंट को मेंटेन कर लिया। ओके, एनवायरमेंट को मेंटेन करने के बाद हम अपने एयर वे को मेंटेन करेंगे। एयर वे को मेंटेन करने के बाद हम सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग इसलिए करते हैं ताकि एयर वे को मेंटेन कर सके। अगर कोई भी सक्शन, कोई भी वहां पे म्यूकस वगैरह है उसको सक्शन के थ्रू हम आउट कर सके। और जो सक्शन होता है वो हम लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड करते हैं। लेस कंटामिनेटेड इट मींस पहले माउथ में करते हैं, फिर नोज में करते हैं। वाइटमिन के इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं इमीडिएट केयर में जो न्यूबॉर्न की होती है। एंड हम उसको आई केयर प्रोवाइड करते हैं, कॉर्ड केयर करते हैं, कॉर्ड क्लम्प करते हैं। बच्चों आपको पता है कॉर्ड क्लम्प कम करते हैं? कॉर्ड क्लम्प आफ्टर बर्थ के 30 सेकेंड के अंदर आपको क्या करना है? कॉर्ड को क्लैम्प करना है। चलिए सेकेंड एग्जामिनेशन बताते हैं। सेकेंड एग्जामिनेशन हम कब करेंगे बच्चों? फर्स्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम लेबर रूम में। सेकेंड एग्जामिनेशन हम कब करेंगे? बिफोर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज से पहले हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे बेबी का। देखते हैं उसको टेम्परेचर तो नहीं है, उसके वाइटल साइन को चेक करेंगे। जो भी वाइटल साइंस में हमारे टेम्परेचर हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, पल्स हो गया, पल्स को चेक करते हैं। एंड थर्ड एग्जामिनेशन में क्या करते हैं? थर्ड एग्जामिनेशन होता है वो आफ्टर 6 to 8 वीक्स। कब कर रहे हैं? आफ्टर 6 to 8 वीक्स ऑफ न्यूनेटल लाइफ। 6 to 8 वीक्स ऑफ न्यूनेटल लाइफ लाइक पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। यू कैन, समझ में आ रहा है आपको बच्चों हम क्या कह रहे हैं आपसे? समझ। देन उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल्स। जब हम असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से आर्टिकल्स चाहिए हैं? ट्रे कंटेनिंग, क्या क्या ट्रे हमारी कंटेन कर रही है असेसमेंट करने के लिए? हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स। जो हमारे हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स होते हैं वो सोप होता है, टॉवल होता है, और हमें टैप की जरूरत होती है जहाँ पे वाटर में मिले। देन एप्रन, एप्रन की नीड होती है क्योंकि जो बेबी होता है, जो डिलीवर होता है, तो उसके बहुत सारा म्यूकस वगैरह लगा होता है, इससे हमें क्या करना है? अपने आप को प्रिवेंट करना है। देन स्टेथोस्कोप। यहाँ पे स्टेथोस्कोप का क्या यूज होता है?
दिस इज ये स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का हम इसलिए करते हैं ताकि बेबी की जो भी हार्ट बीट होती है उसको सुन सके। देन इंची टेप, इंची टेप का यूज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस इज इंची टेप। जो इंची टेप होता है उसका यूज हम इसलिए करते हैं कि हम मेजर कर सके हेड सर्कमफ्रेंस को और चेस्ट सर्कमफ्रेंस को। और टॉर्च, टॉर्च का यहाँ पे क्या यूज है, जो टॉर्च होती है टॉर्च का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारे प्यूपल होता है, प्यूपल को चेक करने के लिए, जो प्यूपल है वो हमारा डायलेटेड तो नहीं है या फिर फिक्स तो नहीं है, ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे टॉर्च का यूज कर रहे हैं। देन बाउल कंटेनिंग कॉटन बेस, जो बाउल कंटेनिंग, एक बाउल होता है उसमें कॉटन बॉल रखी होती है, वो इसलिए यूज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आई केयर। जब हम आई केयर करते हैं तो हमें कॉटन बॉल की नीड होती है। देन वेइंग मशीन, वेइंग मशीन का यूज क्यों कर रहे हैं, जो वेइंग मशीन होती है हम उसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम बेबी का वेट कर सके। देन मैकिनटॉच, मैकिनटॉच इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो बेबी होता है जब वो डिलीवर होता है तो उसके जो बॉडी होती है उस पर बहुत सारा बर्निस कैसियोसा लगा होता है, बहुत सारा ब्लड लगा होता है। तो पहले बेड शीट बिछाते हैं, बेड शीट के ऊपर हम मैकिनटॉच रखते हैं ताकि जो हमारी बेड शीट हो वो वेट ना हो। देन किडनी ट्रे, किडनी ट्रे का यूज करते हैं, जो भी वेस्ट होता है उसको डालने के लिए हम यहाँ पे किडनी ट्रे का यूज कर रहे हैं। और पेपर बैग का यूज करते हैं, जो भी हमारी बेड कॉटन नहीं होती है उसको डिस्कार्ड करने के लिए हम पेपर बैग का यूज करते हैं। देन इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट में हम क्या क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या क्या हम चेक करेंगे, चेक एनी आइडेंटिटी ऑफ द सेक्स ऑफ द इन्फेंट एंड वेरीफाई द रिकॉर्ड्स with the correct name and registration and numbers। it means आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ये देखेंगे जब बेबी डिलीवर हुआ है तो उसका सेक्स देखेंगे मेल है या फीमेल है, एंड उसका आइडेंटिफिकेशन बैंड जो होता है वो हम अप्लाई करते हैं हमारे क्या कहते हैं हैंड में और हमारे फूट में। देन रजिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं, जो हमारी केस शीट होती है मदर की उसमें देखते हैं उसका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है। एंड करेक्ट नाम, जो बेबी का जो करेक्ट मदर एंड फादर होते हैं उनका नाम में मेंशन करना रहता है। कभी कभी क्या होता है हॉस्पिटल्स में बच्चे जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं क्योंकि सरनेम भी एक होता है और नेम भी एक होता है, तो कभी कभी चांस होते हैं कि हमारे बच्चे चेंज ना हो जाए, इसलिए हमें आइडेंटिफिकेशन बैंड जो होता है वो अप्लाई करना होता है बेबी के हैंड पे। देन जेस्टेशनल एज, ये देखेंगे कि बेबी जो है हमारा वो फुल टर्म है या फिर प्री टर्म है या फिर पोस्ट टर्म है। यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ आपको प्री टर्म, प्री टर्म का मीन्स होता है जो बेबी है वो 37 वीक से पहले डिलीवर हो गया है, किससे 37 वीक से पहले डिलीवर हो गया है। एंड जो प्री टर्म बताया हमने आपको 37 वीक से पहले जो बेबी डिलीवर हुआ है वो हमारे प्री टर्म में आता है। फुल टर्म बेबी, फुल टर्म बेबी का मीन्स है आफ्टर 37 एंड फुल टर्म बेबी, जो फुल टर्म बेबी होता है वो आफ्टर 37 टू 40 वीक्स का बेबी है तो वो फुल टर्म में आता है। देन पोस्ट टर्म, अगर बेबी 42 वीक्स के बाद डिलीवर हो रहा है तो जो होता है वो हमारे आफ्टर 42 वीक्स के बाद डिलीवर हो रहा है तो वो बेबी जो होता है वो हमारा पोस्ट टर्म में आता है। अबगार स्कोरिंग, अबगार स्कोरिंग क्या होती है, इन्वेंटर वाई वर्जीनिया अबगार, किसके थ्रू ये इन्वेंट की गई है, वर्जीनिया अबगार के थ्रू ये इन्वेंट की गई है। कब ये क्रिएट किया गया था, अबगार स्कोर जो है वो 1952 में बनाया गया था। एन असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न फिजिकल कंडीशन इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, जो ये असेसमेंट होता है ये न्यूबॉर्न में करते हैं, फिजिकल असेसमेंट करते हैं, कब करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, बर्थ के तुरंत बाद करते हैं। अ मेथड टू असेसिंग द न्यूबॉर्न एडजस्टमेंट टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, और ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं न्यूबॉर्न के एडजस्टमेंट को टू द एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। इट मींस बेबी जो था पहले मदर के बूम में था, वहां का टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है, लेकिन जब बेबी हमारे एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, इट मींस हमारे इन्वायरमेंट में आ रहा है तो वहां का टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर बेबी बाहर है तो आप कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करो, विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट वार्मर आप टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करोगे। देन इट इज टेकन एट 1 मिनट एंड 5 मिनट, ये कब आप लोगे, आफ्टर बर्थ 1 मिनट एंड 5 मिनट में लोगे। एंड अगर बेबी हमारा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत लो बर्थ बेबी है, प्री टर्म बेबी है, तो आप कब कब कर रहे हो, एवरी 5 मिनट में आपको अबगार स्कोरिंग जो है वहां पे परफॉर्म करनी होगी।
चलिए देखते हैं अबगार स्कोरिंग क्या होती है। हम आपको इसमें टेबल के थ्रू बताएंगे। जो अबगार स्कोरिंग होती है, दिस इज अबगार स्कोरिंग। अबगार अबगार का मीन्स होता है, ए का मीन्स होता है एक्टिविटी एंड पी का मीन्स होता है पल्स, देन जी का मीन्स होता है ग्राइमेस, देन ए का मीन्स होता है अपीयरेंस, देन आर का मीन्स होता है रेस्पिरेशन। आपको अबगार का फुल फॉर्म समझ में आया? ए का मीन्स होता है एक्टिविटी, पी का मीन्स होता है पल्स एंड जी का मीन्स होता है ग्राइमेस एंड ए का मीन्स होता है अपीयरेंस एंड आर का मीन्स होता है रेस्पिरेशन। चलिए बताते हैं होता क्या है अबगार स्कोरिंग। एंड फर्स्टली अगर हम एक्टिविटी, ए का मीन्स था एक्टिविटी, एक्टिविटी इट मीन्स मसल टोन को चेक कर रहे हैं। किसको? एक्टिविटी में जो बेबी की मसल टोन होती है हम उसको चेक करते हैं। अगर मसल टोन अब्सेंट है तो आप उसको कितना स्कोर दोगे? 0 स्कोर दोगे। कितना स्कोर दे रहे हो? 0 स्कोर दे रहे हो। अगर हमारी मसल टोन आर्म्स में और हमारे लेग्स में, जो हमारा आर्म्स होते हैं, जो हम बेबी के लेग्स होते हैं, अगर उसमें मसल टोन प्रेजेंट है तो आप इसको 1 पॉइंट दोगे। कितना पॉइंट दोगे? 1 पॉइंट दोगे। देन एक्टिव मूवमेंट, अगर बेबी का एक्टिव मूवमेंट है, लेग में भी मूवमेंट है, फुल बॉडी मूवमेंट है, तो आप उसको 2 पॉइंट दोगे। कितना पॉइंट दोगे? 2 पॉइंट। बच्चों इसको अच्छे से समझना है, ये पूछा जाता है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। देन पल्स, पल्स अगर पल्स अब्सेंट है, बेबी की हार्ट बीट हमें सुनाई नहीं दे रही है, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से सुनने की कोशिश की, जो वहां पे नर्स प्रेजेंट थी उसने कोशिश की, नहीं सुनाई पड़ी, तो आप उसको क्या स्कोर दोगे? 0 स्कोर दोगे। कौन सा स्कोर दोगे? 0 स्कोर। अगर आपकी हार्ट बीट बिलो 100 बीट्स पर मिनट है, 100 बीट्स पर मिनट से बेबी की हार्ट बीट कम है, तो आप उसको 1 स्कोर दोगे। कितना स्कोर दोगे? 1 स्कोर दोगे। अगर हार्ट बीट ओवर द 100 बीट्स पर मिनट है, अगर 100 से ज्यादा बीट्स पर हमारी जो पल्स मिल रही है 100 बीट पर मिनट से ज्यादा, तो आप उसको 2 स्कोर दोगे। कितना स्कोर दोगे? 2 स्कोर दोगे। ग्राइमेस, ग्राइमेस का मीन्स है रिफ्लेक्सेस। आपने पढ़ा होगा बच्चे, पीडियाट्रिक में हम बेबी के रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सेस, इरिटेबिलिटी। अगर फ्लैसिड है इट मीन्स जो बेबी है वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, कुछ भी, कोई भी फ्लेक्शन ही नहीं है, ना ही कोई कुछ मूवमेंट या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो आप उसको हम 1 पॉइंट दोगे। अगर हमारे ग्राइमेस सम फ्लेक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, कुछ फ्लेक्शन हमारी एक्सट्रीमिटीज में प्रेजेंट है, तो आप उसको 1 पॉइंट दोगे। कितना पॉइंट दोगे? 1 पॉइंट दोगे। अगर एक्टिव मोशन है, कैसा एक्टिव मोशन? बेबी जो हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो कपिंग भी कर रहा है, स्नीजिंग भी कर रहा है, वो रो भी रहा है, तो आप उसको कितना दे रहे हो? 2 पॉइंट दे रहे हो। अगर अपीयरेंस, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? स्किन कलर देख रहे हैं, स्किन का अपीयरेंस कैसा है, कैसा है। अगर ब्लू है स्किन का अपीयरेंस, अगर ब्लू है, पेल है, तो आप उसको 0 पॉइंट दोगे। कितना दोगे? 0 स्कोर दोगे। अगर आपका बेबी बॉडी जो है उसकी पिंक है, लेकिन उसकी जो एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज जो होती है हमारे हैंड होते हैं, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होते हैं वो हमारे लेग होते हैं। इसमें क्या करते हैं? अगर हमारी बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटी ब्लू है, तो आप इसको 1 पॉइंट दोगे। अगर हमारा कंप्लीटली पिंक है, अगर हमारा बेबी कंप्लीटली पिंक है, इट मींस उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, उसकी हार्ट बीट आ रही है, बेबी रो रहा है, कपिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, उसका जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है, तो आप उसको 2 पॉइंट दे रहे हो। रिस्पायरेशन, अब बारी आती है रिस्पायरेशन की। अगर रिस्पायरेशन अब्सेंट है, बेबी ब्रीथ ले ही नहीं रहा है, तो आप उसको 0 पॉइंट दोगे। अगर स्लो, इरेगुलर, स्लो है, इरेगुलर है, कभी सुनाई पड़ रही है, कभी सुनाई नहीं पड़ रहा है, कभी रिस्पायरेशन हमें दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, या तो बहुत ज्यादा स्लो है, तो आप उसको 1 पॉइंट दोगे। अगर ग्लोरियस क्राई, बेबी बहुत तेज रो रहा है और उसका जो रिस्पायरेशन है वो भी अच्छा है, कफिंग भी कर रहा है, स्नीजिंग भी कर रहा है, उसकी हार्ट बीट भी मिल रही है, तो आप उसको कितना पॉइंट दोगे? 2 पॉइंट दोगे। अगर सीवियर डिप्रेस्ड है बेबी, अगर बेबी सीवियर डिप्रेस्ड है, तो आप उसको 0 से 3 स्कोर होगा। अगर स्कोर 4 to 6 है, कितना है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। अगर 4 to 6 स्कोर है, तो आप बेबी को बोलोगे कि वो मॉडरेटली डिप्रेस्ड है। कितना है? मॉडरेटली डिप्रेस्ड है। अगर 7 to 10 स्कोर आया है, तो जो बेबी है वो एक्सीलेंट कंडीशन, एक्सीलेंट कंडीशन, हमारा बेबी जो है वो नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट बच्चों? आपको समझ में आया कि अबगार स्कोरिंग होती क्या है? चलिए चलते हैं हम अपनी
नए टॉपिक की तरफ, वाइटल साइन। अब हम क्या करेंगे, वाइटल साइन। वाइटल साइन में क्या क्या आता है, क्या क्या चेक करते हैं बेबी का। वाइटल, चेक द वाइटल साइंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो हमारी वाइटल साइन होती है उसको फॉलोइंग ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, चेक करें। फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, उसका रिस्पायरेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, उसका रिस्पायरेशन देख रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ द रिस्पायरेशन इज 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट। जो नॉर्मल रिस्पायरेशन होता है बेबी का, न्यूनेट्स का, वो कितना होता है हमारा, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। और जो हार्ट बीट होती है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ द हार्ट रेट इज 120-140 बीट्स पर मिनट। हमारे जो बेबी की हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है, नॉर्मल 120 to 40 बीट्स पर मिनट होती है। देन टेम्परेचर, अब बारी आती है टेम्परेचर की। नॉर्मल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इज 36.5 डिग्री सेल्सियस हमारे बेबी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन हमने आपको बताया था, क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, लेंथ चेक करेंगे, बेबी की लेंथ चेक करेंगे। लेंथ किसकी हेल्प से चेक करते हैं, इन्फेंटोमीटर। जो हमारा इन्फेंटोमीटर होता है उसके थ्रू हम बेबी की लेंथ को चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं हम आपको बताते हैं। क्राउन टू द हील लेंथ विद द इन्फेंट सुपाइन विद द नी स्लाइटली प्रेस डाउन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम लेग एक्सट्रीमिटी। फर्स्टली क्या करते हैं, जो बेबी होता है, आप डायग्राम में देखिए, जो बेबी है हमने उसको इन्फेंटोमीटर पे सुपाइन पोजीशन में लिटाना है। देन उसके बाद जो उसकी हील्स होती है क्या करना है, हमें उसको क्राउन करना है। और विद द इन्फेंट सुपाइन पोजीशन, नी जो स्लाइटली, जो ये नी होती है वो क्या करना है, हमें उसको स्लाइटली वहां पे क्या करना है, प्रेस करना है, ताकि बेबी की जो भी हील होती है वो अच्छे से क्राउन हो जाए। देन क्या करना है, ऑब्टेन द मैक्सिमम लेग एक्सटेंशन, और जितना ही हम लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं उतना करना है। और जब यहाँ पे हमने आपको ये भी बताया है कि जो नॉर्मल लेंथ होती है बेबी की वो कितनी होती है, 47 to 50 सेंटीमीटर नॉर्मल लेंथ होती है हमारे बेबी की। गॉट इट ना बच्चों, समझ में आया कि लेंथ हम कैसे मेजर कर रहे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं और किस तरह मेजर कर रहे हैं। अब बारी आती है हमारे वेट की। अब हम बेबी का वेट चेक कर रहे हैं। वेट जो होता है हमारा, इंडियन आइडियल वेट जो होता है बेबी का 2.9 kg होता है। जो हमारा प्रीटर्म बेबी होता है वो लेस देन 2.5 kg का होता है। जो टर्म बेबी होता है वो हमारा 2.5 kg का होता है। द measurement of the weight is most reliable criteria to assessment of the health and nutrition status of the child। क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं बेबी के वेट को और उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को। ये हमारे वेट पे डिपेंड करता है। अगर बेबी का न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है तो बेबी का वेट भी जो है वो ठीक होगा। द वेट कैन बी रिकॉर्ड यूजिंग, जो वेट है हम वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें जो होते हैं टू हमारी मशीन यहाँ पे बताई गई है। एक बीम टाइप वेइंग मशीन होती है, जो विंग टाइप वेइंग मशीन, दिस इज विंग टाइप वेइंग मशीन एंड स्पैरिंग मशीन। ये जो होती है ये स्पैरिंग मशीन। मेनली जो आजकल हॉस्पिटल्स में जो होता है हमारी बीम टाइप वेइंग मशीन का यूज करते हैं। जो स्पैरिंग मशीन होती है वो पहले बहुत ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी अवेलेबल है। ज्यादातर तो हम CSC PSC पे भी देख सकते हैं कि ये जो हमारी स्पैरिंग मशीन होती है ये अवेलेबल होती है। अब हम देखते हैं स्टीडियोमीटर। स्टीडियोमीटर क्या होता है, स्टीडियोमीटर में हम बेबी की क्या करते हैं, किसको चेक कर रहे हैं, स्टीडियोमीटर में हम बेबी की हाइट को चेक कर रहे हैं। हमारा बेबी की हाइट क्या है। एंड अ मेडिकल डिवाइस, कैसा डिवाइस है ये, मेडिकल डिवाइस दैट इज मेजर द हाइट ऑफ द ओल्डर अडल्ट एंड अडल्ट फॉर बेबीज एंड इन्फेंट। इसमें क्या कर रहे हैं, इन्फेंटोमीटर से। इन्फेंटोमीटर जरूरी नहीं है कि हम बेबी की हाइट को मेजर कर रहे हैं। इन्फेंटोमीटर से हम बेबी की, अडल्ट की, जो भी ओल्डर अडल्ट होते हैं सबकी हाइट चेक कर सकते हैं। गॉट इट बच्चों, आपको हेड सर्कमफ्रेंस and it is a measure with the tape measurement drawn across the center of the forehead and most prominent portion of the posterior head। हेड सर्कमफ्रेंस क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस जो नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो हमारा 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मल हमारा कितना होता है हेड सर्कमफ्रेंस, 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। इसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे कि हमारा हेड सर्कमफ्रेंस है वो कैसे मेजर किया जाता है। जो हमारा हेड सर्कमफ्रेंस है विद द हेल्प ऑफ इंची टेप क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा पिक्चर में, जो विद द हेल्प ऑफ इंची टेप क्या करते हैं, जो हमारा
ये आप देख रहे हो डायग्राम में, जो हमारा ये एरिया होता है, कौन सा एरिया होता है, ये हमारा ऑक्सीपिटो प्रोट्रूरेंस एरिया से फ्रॉम द सुप्रा ऑर्बिटल एरिया पे हम क्या करते हैं, हमारे हेड सर्कमफ्रेंस को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। हमारा जो नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस होता है, हमने आपको यहाँ पे मेंशन किया है 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। अब हम क्या देखेंगे, चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, चेस्ट सर्कमफ्रेंस। पहले हम आपको एक चीज बताएंगे, चेस्ट सर्कमफ्रेंस और हेड सर्कमफ्रेंस। जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो हमारा 2 सेंटीमीटर लेस होता है हमारे हेड सर्कमफ्रेंस से। आप देख सकते हो वो कितना था हमारा, और ये कितना है 30 से 33 सेंटीमीटर है। और जो हमारा हेड सर्कमफ्रेंस था वो कितना था, 33 से 35 है। और हमारा चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो 30 से 33 सेंटीमीटर है। गॉट इट बच्चों, समझ आया क्या है डिफरेंस हमारे चेस्ट सर्कमफ्रेंस और हेड सर्कमफ्रेंस में। और जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है हम उसको मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर एट द लेवल ऑफ द निपल। इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, एट द लेवल ऑफ द निपल। क्या कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप, एट द लेवल ऑफ द निपल हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बच्चों हमने आप एक और यहाँ पे मिड सर्कमफ्रेंस होता है, जो हमारा मिड आर्च सर्कमफ्रेंस होता है, इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ साकी टेप। साकी टेप का मेजर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें मेजर करते हैं हमारे मिड सर्कमफ्रेंस को। मिड सर्कमफ्रेंस जो होता है वो हमारा यूज जो होता है वो मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साकी टेस्ट। क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे सीवियर माल न्यूट्रिशन को, माइल्ड माल न्यूट्रिशन को एंड मॉडरेट माल न्यूट्रिशन को। अब हम देखते हैं कि हमारे जो बेबी है उसके पोस्चर को देख रहे हैं, और किसको देख रहे हैं, उसके मूवमेंट को देख रहे हैं, बेबी के पोस्चर एंड मूवमेंट को देख रहे हैं। सुपाइन पोजीशन विद द पार्शियल फ्लेक्शन ऑफ द आर्म्स, लेग्स, हैंड एंड कॉमनली टर्न्ड अ लिटिल टू वन साइड, हिप आर पार्शियली एडॉप्टेड। यहाँ पे पार्शियली एडॉप्टेड का मीन्स क्या होता है, जो हमारा हिप है वो कैसा हो गया, डिसलोकेट हो गया, अपनी पोजीशन से क्या हो गया है, डिसलोकेट हो गया है। देन इट मीन्स, इसका मीन्स ये होता है जो सुपाइन पोजीशन में हमारा बेबी है, हमने उसको सुपाइन पोजीशन दिया है, उसका पार्शियल फ्लेक्शन हो रहा है। काय का पार्शियल फ्लेक्शन हो रहा है, हमारे आर्म का, लेग का एंड हेड का क्या हो रहा है, पार्शियल फ्लेक्शन हो रहा है। एंड मूवमेंट इज मोस्ट एविडेंट इन द फेस एंड लिम्ब। जो हमारा फेस एंड लिम्ब का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एविडेंट होता है। अनयूजुअल मूवमेंट, बेबी जो है वो अनयूजुअल मूवमेंट कर रहा है। जो एबनॉर्मल मूवमेंट, अनयूजुअल मूवमेंट का मीन्स होता है एबनॉर्मल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट। एंड इज असिमेट्रिकल शुड बी नोटेड आर रिपोर्टेड। असिमेट्रिकल का मीन्स होता है कि हमारी दो चीज हैं वो इक्वल नहीं है, उसमें सिमेट्री नहीं है, इट इज कॉल्ड असिमेट्री। क्या कर रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं और रिकॉर्ड करना है। ये सारा क्या है, अच्छे से नोट करना है और रिकॉर्ड करना है। देन अब हम क्या देखेंगे, स्किन एग्जामिनेशन। स्किन एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे, कलर देखेंगे। क्या देखेंगे, कलर देखेंगे, जो नॉर्मल कलर। मोस्ट टर्म न्यूबॉर्न हैव अ रूडी कंप्लेशन। कैसे होते हैं, रूडी कंप्लेशन का मीन्स यहाँ पे होता है रेडिश। क्या होता है, रूडी कंप्लेशन का मीन्स होता है रेडिश, because of the increased concentration of the red blood cells in the blood vessels and decrease in the amount of subcutaneous fat. This is ruddy faded slightly over the first month. इसका मीन्स ये होता है कि जो बेबी का कलर जो होता है बहुत ज्यादा रेडिश हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सबकुटेनियस फैट जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत ही कम जो होता है सबकुटेनियस फैट जो होता है बहुत ही कम जो होता है बेबी की बॉडी में होता है। और जो हमारी वेसल्स होती है उसमें ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। जब ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो जो बेबी की स्किन होगी वो हमें कैसी दिखेगी, रेड कलर की दिखेगी। इसलिए बेबी की स्किन जो है बहुत ज्यादा रेडिश हो जाती है। देन अब हम क्या देखेंगे, साइनोसिस। साइनोसिस का मीन्स क्या होता है, साइनोसिस का मीन्स होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन। क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन कैसे होता है, अगर कोई भी बॉडी पार्ट में अगर हमारे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लूइश सा हो जाएगा। आप ये पिक्चर देख सकते हो, हमने यहाँ पे बताया है कि कैसे ब्लूइश हो जाता है, ये दिख रहा है ना ब्लूइश सा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइनोसिस।
टाइप्स ऑफ साइनोसिस, साइनोसिस कितने टाइप के हमने बताया यहाँ पे 2 टाइप्स का। फर्स्ट क्या है, पेरिफेरल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस पढ़ते हैं एंड अपेयर ड्यू टू द इमेच्योर पेरिफेरल सर्कुलेशन, दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना एंड इज द फर्स्ट 24 to 28 आवर्स आफ्टर बर्थ। पेरिफेरल साइनोसिस क्या होता है, पेरिफेरल साइनोसिस होता है ये मेनली हमें देखने को मिलता है बर्थ के 24 या 28 घंटे के बाद आपको क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है अगर इमेच्योर बेबी है तो उसमें क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन नहीं जा रही। इमेच्योर इट मीन्स अगर उसके लंग्स है वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इमेच्योर पीरियड सर्कुलेशन, इसमें क्या हुआ, सर्कुलेशन नहीं हुआ बेबी का अच्छे से, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो ये किसको कॉज कर रहा है, पेरिफेरल साइनोसिस को। जो पेरिफेरल साइनोसिस होता है वो हमें मेनली हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज होती हैं बेबी की, उसमें देखने को मिलता है। अब सेंट्रल साइनोसिस इज इंडिकेट्स द डिक्रीज ऑक्सीजनेशन, इट इज मे बी द रिजल्ट ऑफ टेम्परेरी रिस्पायरेशन ऑब्स्ट्रक्शन एंड अंडरलाइंग डिजीज। इसमें इसका सेंट्रल साइनोसिस का मीन्स यहाँ पे होता है कि अगर बेबी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसके जो लंग्स है वो इमेच्योर है, जब उसके लंग्स इमेच्योर होंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, जब वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो सेंट्रल एरिया इट मीन्स जो हमारा ट्रंक है उस पर क्या होगा, फ्लूइड डिस्करेशन हो जाएगा। आप ये पिक्चर देख सकते हो, इसमें मैंने आपको बताया पेरिफेरल साइनोसिस कहाँ पे होता है, देन सेंट्रल साइनोसिस। जो पेरिफेरल साइनोसिस होता है आप देख सकते हो ये हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जो अपर एक्सट्रीमिटीज होती हैं उसमें शो होता है, और जो हमारा सेंट्रल साइनोसिस होता है वो कहाँ पे शो हो रहा है, हमारे ट्रंक एरिया में। आप देख सकते हो या ये ट्रंक एरिया में मैंने आपको जैसे कि बताया है कि जो हमारे ट्रंक एरिया होता है वहां पे सेंट्रल साइनोसिस जो होता है वो सीन होता है। देन अब हम पढ़ेंगे बर्निक्स कैसियोसा। बर्निक्स कैसियोसा क्या होता है, बर्निक्स कैसियोसा जो होता है वो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है जो कि बेबी की बॉडी पे प्रेजेंट होता है। इट इज अ बाइट, कैसा होता है, ये बाइट होता है, कैसा होता है, क्रीमी होता है, चीजी होता है, चीजी लाइक सब्सटेंस होता है, that is serves as a lubricant is secreted by the fetal sebaceous gland। जो fetal sebaceous gland, यहाँ पे जो sebaceous gland आप देख रहे हो इस ये जो होती है ये एक हमारी sweat gland होती है। कौन सी gland होती है, sweat gland होती है, and which is disappear within a few days। जो बर्निक्स कैसियोसा होता है ये जो होता है few days के बाद डिसअपेयर भी हो जाता है, और ये जो होता है एज अ मॉइस्चराइजर जो होता है बेबी की बॉडी पे वर्क करता है। देन अब क्या देखेंगे हम, लेनिगो। लेनिगो क्या होता है, इट इज अ फाइन डाउनी हेयर दैट इज कवर द न्यूबॉर्न शोल्डर, बैक, अपर आर्म एंड इट इज मे बी आल्सो फाउंड इन द फॉरहेड एंड ईयर। ये क्या होते हैं, आप ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो हमारा अपर आर्म है यहाँ पे देख रहे हो आप हेयर्स दिख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं लेनिगो। लेनिगो का मीन्स होता है बेबी जब डिलीवर हुआ है, डिलीवर होने के आप बाद देखोगे कि जो हमारे बेबी का हेड होता है, जो अपर आर्म्स होते हैं एंड जो उसके शोल्डर्स होते हैं, उसको बैक होते हैं, वहां पे क्या होता है ये देखिए हेयर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इज द लेनिगो। देन अब हम देखेंगे डेसिक्यूमिनेशन। डेसिक्यूमिनेशन क्या होता है, पिलिंग ऑफ द स्किन। क्या है, पिलिंग ऑफ द स्किन टेक प्लेस फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ एंड मोस्ट मार्क्ड ऑन द हैंड्स एंड फीट। हमने आपको यहाँ डायग्राम पे शो कराया है, देखिए पीलिंग ऑफ द स्किन, ये कहाँ की है, हमारे हैंड की स्किन है, क्या हो गई है, पील हो गई। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेसिक्यूमिनेशन। देन अब हम देखेंगे मीलिया। मीलिया क्या होता है, न्यूबॉर्न सेबेशियस ग्लैंड आर इमेच्योर। जो न्यूबॉर्न की सेबेशियस ग्लैंड होती है वो कैसी होती है, इमेच्योर होती है। इमेच्योर इट मीन्स उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है, एंड देयरफॉर बाइट पैप्यूल कैन बी फाउंड ऑन द चीक ऑन द ब्रिज ऑफ द newborn and it is disappear 2 to 4 weeks। मेलिया क्या होता है, ये जो होता है आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि जो नोज का ब्रिज है उस पे वाइट वाइट से स्पॉट्स दिख रहे हैं, प्रेजेंट होते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। ये कब डिसअपेयर हो जाते हैं, ये 3 से 4 हफ्तों में डिसअपेयर हो जाते हैं। देन अरिथमिया टॉक्सिकम। अरिथमिया टॉक्सिकम क्या होता है, एंड इट इज अ पैप्यूल। कैसा होता है, पैप्यूल की तरह होता है, and increasing in the severity to become arrhythmia by the second day and then disappear by the third day। ये जो होता है आफ्टर बर्थ, बर्थ के 2 दिन बाद ये अपेयर होता है और 3rd डे में ये डिसअपेयर हो जाता है। इसमें क्या होता है, अरिथमिया इट मीन्स क्या होता है, जो रेड रेड से स्पॉट्स पैप्यूल से पड़ जाते हैं बेबी के स्किन पे। देन
फॉर्सेप मार्क, फॉर्सेप मार्क कैसा होता है? इट इज फॉर्सेप मार्क, पहले हम आपको बताना चाहेंगे फॉर्सेप मार्क बेबी में पड़ता कैसे। अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी हो रही है, उस टाइम पे कोई भी डिफिकल्टी होती है, बेबी डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, फॉर्सेप डिलीवरी कराते हैं, बेंटस डिलीवरी कराते हैं। उस टाइम पे ये क्या होता है, बेबी के स्किन पे क्या होते हैं, निशान से पड़ जाते हैं। फॉर्सेप मार्क है क्या? एंड इट इज अ फॉर्सेप वेयर यूज टू फॉर अ बर्थ, देयर मे बी सर्कुलर और लाइनर कंट्यूशन मैचिंग द रिम ऑफ द ब्लेड। कौन सा? रिम ऑफ द ब्लेड ऑफ द फॉर्सेप ऑन द इन्फेंट चीक, एंड दिस इज डिसअपियर 1 to 2 days। बेबी की बर्थ के बाद ये जो होता है अपेयर होता है, और ये 1 से 2 दिन में क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अब आप देखिए मंगोलियन स्पॉट्स, मंगोलियन स्पॉट्स क्या होते हैं? स्लेट ग्रे टू ब्लू ब्लैक लीशंस, कैसा है? ब्लू ब्लैक, ग्रे ब्लू ब्लैक लीशंस, यूजली ओवर द लंबोसैक्रल एरिया। जो लंबोसैक्रल एरिया, ये आप देख सकते हो, ये जो होता है हमारा लंबोसैक्रल एरिया होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लू और ब्लैक से क्या हो जाते हैं, लीशंस यानी स्पॉट से पड़ जाते हैं। एंड बटक्स ऑक्यूमुलेशन ऑफ द मेलानोसाइट्स, जो बटक्स होते हैं बेबी के, वहां पे क्या होता है, जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्यूमुलेट, इट मींस वहां पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। एंड विद इन द डर्मिस, कहाँ? डर्मिस लेयर में। जर्नली फेड बाय द एज ऑफ 7 ईयर, और ये 7 साल के बाद क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। देन अब हम देखेंगे हेड एग्जामिनेशन। हेड एग्जामिनेशन, हमने स्किन असेसमेंट पढ़ा कि स्किन में क्या क्या एग्जाम कर रहे हैं, अब हम हेड एग्जामिनेशन देखेंगे। A newborn head appear large become it is 1/4 of the total length। जो न्यूबॉर्न का हेड होता है वो बिकम लार्ज होता है बिकॉज ऑफ द 1/4 ऑफ द टोटल लेंथ। एंड फॉन्टेनले, इसमें हम बताएंगे फॉन्टेनले क्या होता है एंड सूचर क्या होते हैं। फॉन्टेनले, द एंटीरियर फॉन्टेनले विल बी फील्ड एज अ सॉफ्ट। जो हमारा एंटीरियर फॉन्टेनले होता है, आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये देखिए, ये क्या है हमारा एंटीरियर फॉन्टेनले है, ये क्या है हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनले है। ये क्या होता है, जो एंटीरियर फॉन्टेनले जो होता है हमारा, वो कैसा होता है, वो तो हमें फिर भी फील होता है, लेकिन जो हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनले होता है वो हमें फील नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, माइन्यूट सा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। कैन नॉट बी पाल्पेटेड रियलिटी, हम उसको पाल्पेट नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारा एंटीरियर फॉन्टेनले होता है उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं, जो हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनले होता है हम उसको पाल्पेट नहीं कर सकते। सूचर, सूचर क्या होता है? सूचर लाइन शुड बी नेवर अपेयर वाइडली सेपरेटेड। जो सूचर लाइन होती है मेनली बेबी में जो होती है वो अपेयर नहीं होती है। क्यों नहीं अपेयर होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहां पे क्या होता है, जो सीएसएफ होता है, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या हो जाता है, बेबी के हेड में कलेक्ट हो जाता है। कहाँ पे कलेक्ट? ऑक्यूमुलेशन ऑफ द सीएसएफ इन द क्रेनियम। कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है? क्रेनियम में कलेक्ट हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलस। एंड ऑक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बर्थ इंजरी, ये मेनली जो होता है बर्थ इंजरी की वजह से कॉज होता है। देन कैपेट सक्सिडेनियम, कैपेट सक्सिडेनियम जो होता है, एक ये कैपेट सक्सिडेनियम जो होता है स्वेलिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और एडिमा हो जाता है। कहाँ पे? द प्रेजेंटिंग पोर्शन ऑफ द स्काल्प गोज अवे फ्यू डेज। ये क्या होता है कैपेट सक्सिडेनियम, इसमें क्या होता है, जो स्काल्प होता है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और एडिमा हो जाता है। ये मेनली जो होता है बेंटस डिलीवरी जब होती है तो वहां पे सीन होता है, क्योंकि जो वैक्यूम होता है वो बेबी के हेड पे लगा के उसको बाहर के लिए खींचते हैं, उस टाइम पे ये कैपेट सक्सिडेनियम जो होता है वो पास होता है। एंड इट इज अ बर्थ इंजरी, ये एक बर्थ इंजरी होती है। देन सिपेलोहेमाटोमा, सिपेलोहेमाटोमा क्या होता है, ब्लीडिंग बिटवीन द स्कल एंड पेरिओस्टियम ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। ब्लीडिंग जो है वो अकर हो रही है, कहाँ पे अकर हो रही है, हमारे स्कल एंड पेरिओस्टियम ऑफ द न्यूबॉर्न, बिटवीन द स्कल एंड पेरिओस्टियम ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी में क्या है, ये ब्लीडिंग वहां पे अकर हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों में डिफरेंस बताया, कैपेट सक्सिडेनियम क्या होता है और सिपेलोहेमाटोमा। सिपेलोहेमाटोमा में क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, और जो हमारा कैपेट सक्सिडेनियम यहाँ पे क्या होता है, एडिमा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे किसका कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे सीएसएफ का कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो रहा है। गॉट इट बच्चों, समझ में आया आपको कैपेट सक्सिडेनियम क्या होता है और हमारा सिपेलोहेमाटोमा क्या होता है। थैंक यू क्लास।
आप हमारी वीडियो को देखने के लिए, आगे जो वीडियो डालेंगे उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।